हेलो बच्चों। आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड फेराडेज के लॉज पढ़ेंगे। सन 1832 में माइकल फेराडे ने विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस का स्टडी करी थी। और स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पे जो अमाउंट मुक्त होता है, ठीक है, जितना भी अमाउंट पदार्थ का होगा वो उसकी कितनी मात्रा है मतलब, ठीक है। और जो मतलब हमने विद्युत धारा क्या करी है, विलयन में प्रवाहित की है। तो विलयन में जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर जितना भी अमाउंट पदार्थ का मुक्त हुआ है, इन दोनों के मध्य उन्होंने क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था, ठीक है। और इस रिलेशन को हम फेराडेज के दो लॉज के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो फेराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो किसी एक इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो उस पे, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, जितना भी अमाउंट पदार्थ का क्या होगा, एकत्रित होगा, वो कैसे रिलेट करेगा, किससे, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि उस विलयन में, उस वैद्युत अपघट्य विलयन में हमने विद्युत धारा की कितनी मात्रा क्या करी है, प्रोवाइड करी है, ठीक है। यानी जो आवेश होगा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा कुल आवेश की क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी, ठीक है ना। अब पदार्थ की मात्रा मतलब यहाँ पे देखो मैंने इससे क्या कर रखा है, W से दिखा रखा है, कितना द्रव्यमान है पदार्थ का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आवेश के, Q के, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, Q के, ठीक है। अब Q क्या है, यहाँ पे विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत धारा गुणा इसके समय के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया W इक्वल टू वो Q इक्वल टू क्या कर दिया, I इंटू टी कर दिया। अब W क्या हो जाएगा, Q की जगह पे हम I इंटू टी रख देंगे यहाँ पे। तो W प्रोपोर्शनल टू किसके, I इंटू टी के। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Z लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। तो इस समानुपात को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, Z का यूज़ कर देते हैं। तो W इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाता है, Z इंटू I इंटू टी, जहाँ पे Z क्या है, मैंने कहा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I क्या है, विद्युत धारा है, और कितनी विद्युत धारा कितने समय में यानी T समय में क्या हो रही है, विलयन में प्रवाहित हो रही है, और ये सब करने के बाद कितना अमाउंट आया है, ठीक है, यानी पदार्थ कितना जमा हुआ है इलेक्ट्रोड पे, ये है, ठीक है। तो एज अ कंक्लूजन, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो कि जो Z है, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो क्या है, पदार्थ का वो द्रव्यमान है जिसमें क्या करा हमने, अब हमने मान लिया कि I का मान कितना है, 1 एम्पियर है, T का मान भी कितना है, 1 सेकेंड है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में हमने 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, जितना भी हमें क्या मिला है, पदार्थ का द्रव्यमान मिला है, ठीक है। तो वो अमाउंट क्या है, उसको हम क्या कह सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कह सकते हैं उस पदार्थ का, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसको आसानी से कर लेना। तो ये है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। सेकंड लॉ में क्या करते हैं हम, देखो विद्युत जो अपघटन था उसमें हमने पीछे मतलब पिछले लेक्चर में मैंने एक सेल ले रखा था, ठीक, जिसमें क्या थे, मतलब आप समझ लो इतना लिया था हमने। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 सेल ले लिए हैं अलग अलग, ठीक है, जिनके अंदर क्या है, अलग अलग सॉल्यूशन भरे हुए हैं। पहले में देखो सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, और तीसरे में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का वैद्युत अपघट्य विलयन हमने ले रखा है। और इन सबको हमने एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे कुंजी लगी हुई है। अब ये तीनों देखो आपको दिख रहे होंगे, तीनों क्या हैं, एक सीक्वेंस में खड़े हैं, ठीक है, इसको हम श्रेणी क्रम बोल सकते हैं, ठीक। तो 3 अलग अलग सेलों को मैंने क्या कर दिया है, श्रेणी क्रम में स्थापित कर दिया है, ठीक है। तो फेराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि जब आप इस तरह से किन्हीं सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से तो विद्युत क्या हो रही है, समान प्रोवाइड हो रही है, तो इस पे कुछ अलग अमाउंट जमा हो,
इसके इलेक्ट्रोडों पे कुछ अलग अमाउंट जमा हो और इसके इलेक्ट्रोडों पे कुछ अलग अमाउंट जमा हो, ठीक है, नहीं, जितनी क्या होगी, मतलब विद्युत धारा तीनों में बराबर जा रही है, तीनों सेलों में बराबर जा रही है, समान मात्रा में क्या हो रही है, विद्युत प्रवाहित हो रही है। तो जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान होगा, ठीक है, यानी जितना भी W होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, उनके जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार हम ले लेते हैं। तुल्यांकी भार यहाँ पे मैं ये तुल्यांकी मैंने वो बता दिया, तुल्यांकी इक्विवेलेंट वेट को मैं इस तरह से दिखा देती हूँ ई से, ठीक है। तो जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों, सारे इलेक्ट्रोड जितने भी हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तुल्यांकी भार के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो आप बोल सकते हो हमने यहाँ पे सपोज जितना भी है 1 एम्पियर की हमने धारा अगर विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे जितना भी W है, इस पे, तो जितना भी W है, ठीक है, यानी जितना भी पदार्थ का द्रव्यमान है वो उनके तुल्यांकी भार E के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको एक इक्वेशन से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 ले रखे हैं, तो मैं ऐसे बता देती हूँ इसको कि क्या कर दिया, किसी दो को ले लिया मैंने, W1 W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं ले रही हूँ तो E1 अपॉन E2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है जो E है वो क्या होता है, Z इंटू आई इंटू टी के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या कर लिया, Z1 W1 होता है जो अभी हमने पीछे फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, W इक्वल टू क्या कर रहे थे हम, Z इंटू आई इंटू टी कर रहे थे, है ना। तो W1 की जगह मैंने क्या लिख लिया है, Z1, क्योंकि W1 है, ठीक है। ऐसे W2 करूँगी कि तो क्या हो जाएगा, Z2 I2 और समय वही रहेगा T, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे आप लिख लेना W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब क्योंकि मैंने किसी एक पदार्थ के किसी एक इलेक्ट्रोड पर उपस्थित इसके यहाँ पे इस किसी एक सेल की बात कर रहे हैं, तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। ऐसे इस दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू Z2 इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, W1 W2 के मान यहाँ पे रख दिए, ठीक है। W1 का मान मैंने ये वाला रख दिया Z1 आई टी, और नीचे क्या लिख दिया, W2 का मान Z2 आई टी इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये तो है ही, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे क्या है, आपको पता है, अगर क्या कर दिया मैंने I का मान भी 1 एम्पियर लिख दिया, T का मान भी कितना लिख लिया, 1 सेकेंड लिख लिया, तो सीधे क्या हो जाएगा, वैसे भी ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब 1 रखो या फिर आप सीधे कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2, ठीक है। अब इसको मैं होल में कर लेती हूँ और इसको भी मैं पूरे में कर लेती हूँ कि मैंने क्या मान लिया, ये E है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, Z के, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z लिखा है मैंने, तो मैं क्या करूँगी, आगे E को लिख दूंगी मैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मैं Z लगा दूंगी और इनटू क्या कर दूंगी, जो फैराडे होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखो फैराडे, 1 फैराडे का मान होता है आपका 96500, ठीक है। 96500 कूलाम्स के बराबर होता है। तो अब मैं क्या कर दूंगी, सीधे आप या तो ऐसे लिख लो, E इक्वल टू ऐसे लिख लो, या फिर E इक्वल टू नहीं लिखना है, वो पहले से ही यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। तो हमें क्या करना है, वो जो रासायनिक तुल्यांक है हमने ले रखा, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे Z इक्वल टू, ठीक है, E पहले से था और F क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, ये यहाँ पे देखो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है ना। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन F हो जाएगा, और F का मान कितना है, 96500 कूलाम्स है, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, ये विद्युत अपघटन की क्या करेंगे, परिमाणात्मक अभिमुखता, या फिर आप वैसे बोल लो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की, कितनी क्वांटिटी में क्या हो रहा है, कोई जो पदार्थ है किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है, उसका हमने क्या करना है, इन दोनों नियमों का यूज़ करके उसकी मात्रा का आकलन करना है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि फैराडेज लॉ एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ किसके, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, हो गया। तो अब
हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले फैराडे का सेकंड लॉ लेते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ हमें क्या क्या बताता है कि विद्युत की जो समान मात्रा होती है वो सभी पदार्थों की रासायनिक रूप से उनकी जो जितनी भी तुल्यांक मात्रा होती है उसको क्या कर सकती है, मुक्त कर सकती है। ठीक है, कि मतलब हमने जितना भी विद्युत का अमाउंट लिया है, कितनी हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, तो जितनी भी हमने विद्युत ली है वो क्या करेगी, जितने भी पदार्थ होंगे, यहाँ पे आपने देख रखा है, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे इस कंटेनर को ले लो, किसी इसको ले लो या इसको ले लो, तीनों में देख लो कि क्या होगा, जो सभी पदार्थों की जो रासायनिक रूप से जो तुल्यांक मात्रा होगी उनको क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है। ठीक है ना, जितना हमने क्या ले रखा है, विद्युत धारा ले रखी है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि क्या बोलेगा आगे, मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अगर हम किसी एक पदार्थ, किसी भी पदार्थ के तुल्यांक की कितना मुक्त कर रहा है, सपोज हमने मान लिया एक तुल्यांक क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है, तो एक तुल्यांक को मुक्त करने के लिए जो विद्युत धारा चाहिए होगी उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर क्या लेंगे जो फैराडेज लॉ का, जो फैराडेज का फर्स्ट लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ ये वाला W=Z वाला, हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, सेकंड नियम तो वो कहता है कि समान जितनी आप विद्युत प्रोवाइड करवाओगे उतने ही क्या होगा, तुल्यांक मात्रा भी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर। अब फर्स्ट लॉ को हम लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सीधे सीधे W=Z। ठीक है, या फिर Z, अगर आपने विद्युत धारा कुछ अमाउंट में विद्युत धारा ले रखी है, कितने समय में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो भी ले रखा है। ठीक है, अब देखो आपको पता है, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, अगर मैं Z को आगे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, W ये अपॉन में चला जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो Z का मान है, Z का मान हमें प्राप्त हो गया, Z क्या बता रहा है, WI इंटू T। अब ये Z का मान हमें क्या रखना है, जो हमने फैराडेज सेकंड लॉ, जो फैराडे का द्वितीय नियम था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, सीधे हमने लिख लिया था E प्रोपोर्शनल टू Z लिख लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Z का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर लास्ट में हमने इस तरह से भी किया था, E=F/Z, है ना, तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। अब Z का मान, पहले मैं Z का मान यहाँ पे लिख लेती हूँ। Z हमने निकाला है W/I इंटू T, और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ स्टेट करता है कि क्या, F/Z स्टेटमेंट देता है। ठीक है, अब E=F तो वैसे ही रहेगा, और Z का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, WI इंटू क्या कर देंगे हम, T कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इतना आप कर लेना। इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है, हमें ये W क्या करना है, हमें देखना है कितना अमाउंट है W। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इतना आप नोट करके मैं क्या करूँगी, W W की जगह चला जाएगा, I/T नीचे था वो क्या हो जाएगा, E के साथ मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा, और जो फैराडे थे वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब मैंने मान लिया इसमें कि I इंटू टी कितने के बराबर है, 1 फैराडे के बराबर है। ठीक है, इतना नोट कर लेना। I इंटू टी क्या है, 1 फैराडे के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, I इंटू टी की जगह क्या लिख लूँगी, फैराडे लिख लूँगी, तो फैराडे से फैराडे कैंसिल हो जाएगा, तो W इज़ डायरेक्टली इक्वल टू किसके, E के। ठीक है, तो आप समझ गए W क्या है, जो भी आपने विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है उसका क्या है, इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का द्रव्यमान कितना इकट्ठा हुआ, कितना जमा हुआ है इलेक्ट्रोडों पे, जैसे आपने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो कितना द्रव्यमान क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पे जमा हो गया। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, E, उसी पदार्थ के, E क्या है यहाँ पे, तुल्यांकी भार है, उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, जो फैराडे के नियम को हम क्या करना चाहते हैं, मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में उसका यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कितनी अमाउंट में क्या हो रहा है, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ जमा हो रहा है, तो यहाँ पे देखो सीधे क्या हमें प्राप्त हुआ, W=E प्राप्त हुआ। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो द्रव्यमान है, ठीक है, कौन सा वाला द्रव्यमान, जो भी आपने इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया है, जमा हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यहाँ पे इस तरह से सपोज मान लिया, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो
अमाउंट जमा हुई है, ठीक है, वो क्या होगी, जितनी भी इस पे जमा हुई है या जितनी भी इस पे जमा हुई है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ये क्या है, W है, ये भी क्या है, W है, ये W1 ले लिया हमने, ये W2 ले लिया, तो ये W1 W2 किसके बराबर होगा, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि क्या तुल्यांकी भार किसके, E के बराबर होगा। तो W1 होगा तो वो किसके बराबर होगा, E1 के, और W2 होगा तो वो किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या मिला है, ठीक है, कि हमने क्या किया, कोई भी विद्युत अपघट्य विलयन लिया था, उसमें हमने अगर 1 फैराडे के बराबर आवेश प्रवाहित किया है, तो जितना भी हमें पदार्थ प्राप्त हुआ है वो उस पदार्थ का द्रव्यमान यानी W, कहाँ गया, उस पदार्थ का द्रव्यमान यानी W क्या होगा, उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो आप बोल सकते हो कि किसी पदार्थ के एक तुल्यांक को, ठीक है, E एक तुल्यांक भार, ठीक है, या एक तुल्यांक मान लो, या 1 ग्राम तुल्यांक आप बोल सकते हो कि एक ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए हमें कितनी आवश्यकता पड़ती है, 1 फैराडे की, यानी 96500, अरे कितनी आवश्यकता पड़ती है, 1 फैराडे की आवश्यकता पड़ती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए, ठीक है, 1 फैराडे, और 1 फैराडे मैंने कहा कितने के बराबर है, 96500 कूलाम्स के बराबर है ना। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का, विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है ना। आ गई समझ में। तो आज का लेक्चर इतना ही है, बहुत बड़ा नहीं है, और इसको मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं लेना है, बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बहुत सरल है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी एडिटिंग करी थी आपको समझाने के लिए, तो इसको यहाँ पे समझ लेना, ठीक है ना। ये W1 W2, या फिर आप सीधे भी लिख सकते हो, जैसे अभी लिखा था W = E, अब वहाँ क्या कर लेना, W का मान लिख लेना, Z × I × T, ठीक है, और फिर क्या कर लोगे, जो फैराडे होगा उसको रख लेना है वहाँ पे, ठीक है, I × T के I × T क्या हो जाएगा, 1 फैराडे रख लेना है, और तो फिर क्या हो जाएगा, E = सीधे क्या हो जाएगा, फैराडे × जो भी Z है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इतना है, ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए और पढ़ते रहिए।